Hello everyone. Today we are going to start new chapter of geography, chapter 5 agriculture. So let's begin. Observe the map and answer the given questions. आप मैप को ध्यान से देखिए, इसमें डिफरेंट कंट्रीज बताई गई हैं और जितना भी येलो पोर्शन है ये एग्रीकल्चरल लैंड है. सो डू यू फाइंड एनी वेरिएशन इन द क्रॉपलैंड ऑफ वेरियस कंट्रीज. सभी कंट्रीज के क्रॉपलैंड में आपको वेरिएशंस दिख रहे हैं ना, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है. थिंक ऑफ द फैक्टर्स दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन ऑफ क्रॉपलैंड. अभी क्रॉपलैंड में जो वेरिएशन है उसमें क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, वहाँ की सॉइल हो गई, लेबर हो गए, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉपलैंड के वेरिएशंस में. और व्हाट कैन अ फार्मर डू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉपलैंड. फार्मर्स क्या कर सकते हैं कि वो क्रॉपलैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करें. तो जैसे कि केमिकल्स, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से ये स्प्रे किए जाते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे क्रॉपलैंड को इम्प्रूव किया जा सकता है. सिंस द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड पीपल हैव बीन वर्किंग इन वेरियस वेज टू अर्न देयर लाइवलीहुड. जब मैनकाइंड का इवोल्यूशन हुआ तब से पीपल ने अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए. हंटिंग किया उन्होंने, गैदरिंग फूड किया, उसके बाद उन्होंने फ़िशिंग स्टार्ट की, फिर उन्होंने सोचा कि अब हमें एनिमल रियरिंग भी करना चाहिए, फिर उन्होंने फार्मिंग भी करना स्टार्ट किया. तो ये सारी एक्टिविटीज़ को साथ में हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर. ओके, एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है. हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, रियरिंग एनिमल्स, फार्मिंग, सभी चीज़ एग्रीकल्चर के अंदर ही इंक्लूड होती है. फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ तब से एग्रीकल्चर ने अपनी इम्पोर्टेंस नहीं खोई है, जबकि उसके बजाय ये एक बहुत ही मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई है बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया में भी. अभी प्रेजेंट में 70% इंडियंस एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं, इसलिए एग्रीकल्चर एक फाउंडेशन है इकोनॉमी का. सो लेट अस अंडरस्टैंड द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू द स्टोरी ऑफ ब्रेड. तो हम एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ को एक ब्रेड की स्टोरी से समझते हैं. लेट्स फाइंड आउट, रीड द स्टोरी ऑफ द जर्नी ऑफ ब्रेड. ब्रेड जो आप लोग डेली ब्रेकफास्ट में लेते हैं उस ब्रेड के बारे में बात की जा रही है. ये ब्रेड की स्टोरी दी है कि हाय फ्रेंड्स, आई एम ब्रेड, वन यू लव टू हैव इन ब्रेकफास्ट आइदर विद बटर और जैम और एज अ सैंडविच टोस्ट. जो ब्रेड आप ईट करते हैं ब्रेकफास्ट में बटर के साथ, जैम के साथ या सैंडविच बनाकर, तो आपने कभी सोचा है कि वो आप तक कैसे पहुंचती है. उसकी जर्नी स्टार्ट होती है फार्मर के फील्ड से. सबसे पहले तो वीट को ग्रो किया जाता है, फिर उनको राइप किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, फिर उसको ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री में सेंड किया जाता है. वहाँ से फिर वो ग्राइंड होते हैं वीट पहले, फिर डो प्रिपेयर किया जाता है, फिर उनको ओवन में बेक किया जाता है, उसके बाद ब्रेड बनती है. बनने के बाद उसकी पैकेजिंग होती है, फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाती है, और फिर रिटेलर से आप लोग मार्केट से परचेस करके आते हैं, देन वो आपके किचन तक पहुँचती है. तो ये पूरी जर्नी होती है ब्रेड की. So you must have noticed that there are so many processes and people involved in getting the final product. तो आप लोगों ने नोटिस किया कि वो जर्नी कितनी लॉन्ग होती है, कितनी प्रोसेस लगती है किसी भी चीज़ को बनने में, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में. सो बिफोर रीचिंग आवर प्लेट्स द ब्रेड अंडरगोज वेरियस स्टेजेस. तो हमारी प्लेट में आने से पहले जो ब्रेड है वो कितनी स्टेजेस से गुजरती है. सबसे पहले उसका प्लांटेशन होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, पैकेजिंग होती है, सेलिंग होती है. ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. जहाँ से सीड जर्मिनेट होता है वहाँ से स्टार्ट होती हुई फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुँचती है. उसमें एक्सपेंडिचर और अर्निंग भी हो गया. तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, सो लेट्स नो मोर. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर मेजरली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, ये बेसिक एक्टिविटीज़ होती है जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का, फिशिंग, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. फॉर एग्जांपल माइनिंग. जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, फिशिंग हुआ, डेवलपमेंट हुआ फॉरेस्ट्री का, या रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है अर्थ सरफेस में से. ये सारी एक्टिविटीज़ किस में इंक्लूडेड है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में.
देन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोसेसिंग का। जो रॉ मटेरियल ऑब्टेन किए जाते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ से, फिर उनमें प्रोसेस की जाती है, उनको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। तो वो एक्टिविटीज़ आ गई सेकेंडरी प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ में। जैसे कि शुगर मिल्स प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम शुगर कैन में से जो शुगर निकाली जाती है शुगर मिल्स के अंदर, तो वो प्रोसेस हो गई सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। बेकरी प्रोसेस हो गई, जैसे कि ब्रेड फ्रॉम वीट में से वीट को ग्राइंड करके उसका डो बना के फिर उसका जो ब्रेड बनाया जाता है, तो वो प्रोसेस सारे हो गए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। ओके, फिर लास्ट होती है टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। द सर्विस प्रोवाइडेड टू द पीपल सच एज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ब्रेड बन तो गई है लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करना भी तो ज़रूरी है ना, कोई भी प्रोडक्ट बना तो उसको ट्रांसपोर्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में हो गया, क्योंकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ओके बिजनेस करना, फाइनेंस करना, बैंक के बिना पैसे तो निकाल ही नहीं सकते कहीं से, तो बैंकिंग और ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये टर्शरी एक्टिविटीज़ हो गई। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशनाइज हुई जब पॉपुलेशन, जो एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। By using high yielding seeds, increasing agricultural production, improving irrigation facilities, progressive method of farming and rearing animals. More than half of world's population is directly or indirectly engaged in agriculture. हाफ से भी ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में ही एंगेज है, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। सो ये एक्टिविटी आपके लिए है। नेम 2 प्रोडक्ट्स ईच डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। फार्मिंग के कोई से भी 2 प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, एनिमल रियरिंग के, फॉरेस्ट्री के और फिशिंग के। सो एग्रीकल्चर इन अ रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट, सॉइल एंड रिलीफ ऑफ द लैंड। अब एग्रीकल्चर जो होता है किसी भी रीजन का, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, क्लाइमेट से। वहाँ का क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि वहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सके। वहाँ की सॉइल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिलीफ ऑफ द लैंड। कल्टिवेबल लैंड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इज ऑल्सो नोन एज अरेबल लैंड और क्रॉपलैंड। जो कल्टिवेबल लैंड होती है, जहाँ पर कल्टिवेशन किया जाता है, जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती है, उस लैंड को अरेबल लैंड या क्रॉपलैंड कहा जाता है। ओके, सो हम फार्म सिस्टम पढ़ते हैं सबसे पहले। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन बी सीन इन अ सिस्टमेटिक वे वेयर इनपुट रिफर्स टू द एफर्ट अप्लाइड एंड द आउटपुट रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर सर्टेन प्रोसेसेस। एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है उसको एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो इनपुट लगाया जाता है, जैसे कि आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, इनपुट आउटपुट, उसी टाइप से। इनपुट मतलब जो प्रोसेसेस आप लगा रहे हैं वो गए इनपुट। जैसे कि आपने सीड्स ग्रो किए, लेबर हैं आपके, फर्टिलाइजर्स आप स्प्रे करते हैं, मशीनरी है, ये सारे इनपुट हो गया, ये इनपुट एफर्ट्स हैं। और आउटपुट जो प्रोडक्ट उसमें से बाहर निकलेगा, ठीक है, आपने सीड्स ग्रो किए, उसमें से वीट निकला, राइस निकला, मेज़ निकला, कोई सी भी क्रॉप्स ग्रो होकर निकली उसमें से, तो वो हो गया आउटपुट। सो प्रोसेस इन्वॉल्व्स टिलिंग ऑफ लैंड, वीडिंग, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, एंड आउटपुट इंक्लूड्स हार्वेस्टेड क्रॉप्स, मिल्क, मीट, वुल, पोल्ट्री। ओके, सो इनपुट्स, फिर इनपुट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया फिजिकल इनपुट एंड अनदर वन इज ह्यूमन इनपुट। फिजिकल इनपुट में हो गया सॉइल हो गया, ग्रेडियंट ऑफ लैंड हो गया, टेम्परेचर है, एयर, सनशाइन, रेनफॉल, ये सारे फिजिकल इनपुट्स हो गए जो कि नेचुरल होते हैं। और अनदर वन हो गया ह्यूमन इनपुट, जिसमें कि यूज़ ऑफ सीड्स को आप यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी है, लेबर है, ये सारे ह्यूमन इनपुट्स हो गए जो ह्यूमन के द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे कि फिगर में बताए गए हैं, फिगर 4A में इनपुट प्रोसेसेस बताई हुई हैं, मशीनरी हैं, सीड्स हैं, केमिकल्स हैं, और उसमें से आउटपुट निकला क्रॉप। फिर 4B में नेचुरल इनपुट और ह्यूमन इनपुट बताए हैं। नेचुरल इनपुट हो गए सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप। ग्रेडियंट ऑफ लैंड में स्लोप होता है, स्लोप ऑफ लैंड। और ह्यूमन इनपुट में हो गया स्टोरेज हो गया, लेबर है, मशीनरी है, केमिकल्स है, ये सारे ह्यूमन इनपुट्स हो गए। ओके
सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग कितने टाइप की होती है, डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज़ की जाती है फार्मिंग की पूरे वर्ल्ड में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम ऑफ कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन का एम होता है उसके बेसिस पे, जैसे कि डिमांड हो गई प्रोड्यूस की, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, लेबर इंगेज्ड हो गया, जोग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, इनके अकॉर्डिंग टू टाइप की एग्रीकल्चर फार्मिंग बताई गई है, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। ओके, टू टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। नाउ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? It is a system of agriculture where farmers take up farming to sustain their families is known as subsistence agriculture। जब कोई भी फार्मर सिर्फ अपने फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग करते हैं तो उसे कहा जाता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। उनके पास ये मोस्टली कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? ट्रॉपिकल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में। तो जो फार्मिंग की जाती है वो स्मॉल स्केल पे की जाती है कि उनके पास थोड़ी ही लैंड होती है और जो फैमिली मेम्बर होते हैं वही लेबरर का काम भी करते हैं अपने फील्ड में, और उनके जो कल्टीवेशन होता है वो भी प्रिमिटिव टाइप की होती है, लो यील्ड्स वाली। फार्मर्स ग्रो करते फूड क्रॉप्स उनके फैमिली कंजम्पशन के लिए और सेल्फ सफिशिएंट बेसिस एंड नॉट फॉर कमर्शियल यूज़। वो दूसरों को बेचने के हिसाब से, कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से फार्मिंग नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही वो लोग, उनके जो फैमिली सेटिस्फेक्शन हो जाए उतना ही वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं स्मॉल स्केल पर। लैंड भी थोड़ी होती है उनके पास और फार्मिंग के मेथड भी उनके प्रिमिटिव टाइप की होती है, तो उसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली पुअर होते हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में शिफ्टिंग प्रोसेस भी हो सकती है जिसमें कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, जिसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और सेडेंट्री, ये एक प्लेस पर प्रैक्टिस की जाती है, नहीं सॉरी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर तो हो गया जो कि शिफ्टिंग प्रोसेस होती है कि एक जगह पर कल्टीवेशन कर लिया, फिर वहाँ से वो लोग मूव करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और एक और होती है सेडेंट्री, जहाँ पर वो एक ही जगह पर प्रैक्टिस करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग आर टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो गया एंड अनदर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग जो है ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अ प्रिमिटिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर अडॉप्टेड बाय ट्राइबल्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये शायद आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें जो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे पहले, वो लोग इस परफॉर्म करते थे इस मेथड को। इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है, जो फॉरेस्ट लैंड होता है उसको क्लियर करते हैं स्लैश एंड बर्न मेथड से। स्लैश एंड बर्न मेथड क्या होती है, जो ट्रीज होते हैं उनकी जो कैनोपी होती है, मीन्स जो टॉप होता है ट्रीज का, उसको कट कर देते हैं। उसको कट करने के बाद उनके जो जितने भी वो कचरा होता है, पत्ते वत्ते वगैरह, सब लोग उसको जला देते हैं। उससे जो ऐश बनती है उसी ऐश को वो उस फील्ड में स्प्रे कर देते हैं और फिर वहाँ पर वो लोग क्रॉप ग्रो करते हैं। तो कैनोपी इसलिए कट की जाती है ताकि ग्राउंड तक सनलाइट पहुँच सके, नहीं तो उन ट्री टॉप के वजह से ग्राउंड तक सनलाइट ही नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये स्लैश एंड बर्न मेथड होती है जहाँ पे ट्रीज एंड बुशेस को कट कर देते हैं, फिर उन्हें बर्न कर देते हैं, फिर जब लैंड क्लियर हो जाती है फिर उसको कल्टीवेट करते हैं ओल्ड ट्रेडिशन मेथड से। जो उनके टूल्स होते थे वो भी पहले के होते थे, हॉर्स एंड स्टिक्स। मेन क्रॉप्स जो कल्टीवेट की जाती थी वो होती थी कसावा, याम्स, मैनोक एंड टोपेका। उसके अलावा मेज़, बीन्स, बनानास, मिलेट्स भी ग्रो किए जाते थे। फिर जब उसकी फुल कैपेसिटी से उसको यूटिलाइज कर लिया जाता था उस लैंड को, फिर वो वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह पर चले जाते थे, वहाँ पर भी फिर वो यही मेथड करते थे। इस मेथड को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इस मेथड में क्या होता है इस मेथड से डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो साउथ ईस्ट एशिया है, नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज है इंडिया की, अमेजोन बेसिन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है अफ्रीका का, यहाँ पर इसी टाइप की कल्टीवेशन की जाती है। बाकी जो डिफरेंट रीजन है वर्ल्ड के, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया गया है इस कल्टीवेशन को। जैसे कि ब्राज़ील में इसे कहा जाता है रोका, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो इंडिया का वहाँ पर इसे झूम कल्टीवेशन कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा एंड लद्दाख इन मलेशिया। मेथड वही है लेकिन नाम अलग अलग दिए हैं अलग अलग कंट्रीज़ ने। नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग रेस्ट्रिक्ट है स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, जहाँ पर ग्रास जो है वो मेन नेचुरल वेजिटेशन है।
It is practiced in arid and semi-arid parts of northern Eurasia, east and southwest Africa. इसे जनरली कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? वो एरिड और सेमी एरिड पार्ट्स जो होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न यूरेशिया, यूरेशिया मीन्स यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कहा जाता है, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में, सहारा डेजर्ट में. ड्यू टू क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन इन एन एरिया, द हर्डर्स आर कॉन्स्टेंटली ऑन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स दे रियर. अब डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है, जो क्लाइमेट हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया जिस भी एरिया का, वहाँ पर हर्टर्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. किसके लिए? पानी और जो उनके एनिमल्स होते हैं उनके फॉडर के लिए. कॉमनली रेड एनिमल्स जो हैं वो कैमल है, शिप, गॉट, कैटल और याक्स. इन एनिमल्स को के साथ वो हर्डिंग करते हैं. एनिमल ग्रेस करते हैं नेचुरल पेस्चर्स को. हर्डर्स जो है और उनके जो फैमिलीज है वो इनसे फिर ऑब्टेन करते हैं. मिल्क निकाल लिया, इनका वुल हो गया, हाइड्स हैं, मीट है, अदर प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके लिए ये लोग एनिमल की रेयरिंग करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल हर्डर्स के नेम दिए हैं. गादीज एंड बकरवाल्स हिमालयन रीजन में हैं ये. किर्गिज एंड खजाक्स सेंट्रल एशिया. मसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड बेडोन्स एंड टुरेक्स ऑफ द सहारा डेजर्ट. नेक्स्ट हो गई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. ये हमने कौन सी पढ़ी थी? अभी प्रिमिटिव पढ़ी थी, इसमें हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग पढ़ लिया. अब है इंटेंसिव. फार्मर प्रैक्टिस करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग को स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पे. बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होता, इनके पास स्मॉल लैंड होती है, उसे ये यूज़ करते हैं. एवरी बिट उसका यूज़ करते हैं कल्टिवेबल लैंड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए. जो यूज़ किया जाता है मशीन्स का वो लिमिटेड होता है और मोस्टली वर्क ये लोग मैन्युअली करते हैं, मीन्स हैंड से ही करते हैं. मशीनरी बहुत कम यूज़ करते हैं. बफेलोज और ऑक्सन वो लोग रखते हैं साथ में, उनसे वो लोग खेत की वो जुताई कराते हैं. टू इंक्रीज पर हेक्टेयर यील्ड, नेचुरल मैन्योर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स. इस मेथड जो है ये एग्रीकल्चर की, ये ऑब्जर्व की जाती है कहाँ पर? जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गया एशिया का, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया. यहाँ पर इस टाइप की कल्टीवेशन फार्मिंग देखी जाती है. इन प्रेजेंट टाइम्स हाई यील्ड्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ सम मशीनरी एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स. लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हाई यील्ड्स होती है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? मशीनरी और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स से. क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल्स और जो मोर डेज है जहाँ पर सनशाइन होती है वहाँ ये लोग 2 और मोर क्रॉप्स को पर ईयर भी कल्टीवेट करते हैं सेम प्लॉट पर. राइस तो इनकी मेन क्रॉप हो जाती है, उसके अलावा ये लोग अदर क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं जैसे कि वीट है, मिलेट्स, मेज, शुगर कैन, ग्राउंडनट्स, ऑयलसीड्स, कॉटन एटसेट्रा आर ऑल्सो कल्टिवेटेड. फिर एक अनदर टाइप है ऑर्गेनिक फार्मिंग. When farming is done by using natural and organic manures rather than using chemical based fertilizers or pesticides. Organic farming means organic manures यूज़ करते हैं वो लोग, जैसे काऊ डंग हो गया या जो भी कचरा होता है उसको बर्न करके उनको डिप करके जो मैन्योर बनाई जाती है वो हो गई ऑर्गेनिक मैन्योर. इसमें ये लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं. इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो जो प्रोडक्टिविटी होती है क्रॉप्स की वो नेचुरल तरीके से की जाती है, इसमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं यूज़ किया जाता है. ये हो गए हमारे. फिर नेक्स्ट है कमर्शियल. अभी तो हमने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के पार्ट्स पढ़ लिए, अब है कमर्शियल एग्रीकल्चर. कमर्शियल से नाम ही समझ में आता है कि जो कि लार्ज स्केल पे की जाती है और कमर्शियल पर्पज से यूज़ की जाती है, वो होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर. इट इज़ अ फार्मिंग in which farmers cultivate crops and rear animals keeping market in mind and to earn profit out of it. उसमें कमर्शियल एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं, तो क्या ध्यान में रखते हैं कि उन्हें उनसे प्रॉफिट कमाना है. लार्ज पीस ऑफ लैंड इज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट्स आर यूज्ड. तो बहुत लार्ज पीस लैंड का वो लोग यूज़ करते हैं कल्टीवेशन के लिए और उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करते हैं. एग्रीकल्चर जो की जाती है वो मॉडर्न मशीन से की जाती है, इसमें मैनुअल लेबर बहुत कम होता है. डिफरेंट काइंड ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अडॉप्टेड इन द वर्ल्ड. इसमें भी फिर अलग अलग टाइप्स हो गए. एक है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. इस टाइप के एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स ग्रोज की जाती है वो कमर्शियली की जाती है, उनको मार्केट में सेल किया जाता है.
इस टाइप की एग्रीकल्चर कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? जहाँ पर उनके पास ह्यूज लैंड होल्डिंग होती है। जो मोस्ट ऑफ द फार्म वर्क होता है वो मशीन्स के थ्रू किया जाता है। ह्यूमन लैबरर्स बहुत ही कम नंबर में होते हैं। ये वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है और ये रीजन थिनली पॉपुलेटेड होता है, मीन्स यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती है। द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्टेप्स ऑफ यूरेशिया, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना एंड डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द रीजन वेर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज स्केल। इन जगहों पर ये इस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। द विंटर्स ऑफ टेम्परेट रीजन्स अलाउ ओनली अ सिंगल क्रॉप इन अ ईयर एज विंटर्स आर वेरी सीवियर। जो विंटर सीजन होती है उस टाइम पे सिंगल क्रॉप ही ग्रो कर पाते हैं क्योंकि विंटर बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स है वो व्हीट, कॉर्न, ओट्स, राय, बार्ले एंड कॉटन, ये टाइप की क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है। फिगर्स में बताए गए हैं एक्सटेंसिव ग्रेन कल्टीवेशन और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को। नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग है जहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ही कल्टीवेट की जाती है। ये कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जहाँ पर लार्ज लैंड होल्डिंग होती है, जिसे हम कहते हैं एस्टेट्स। मीन्स यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की क्रॉप नहीं ग्रो की जाती, सिर्फ एक ही टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करते हैं और उसे कहते हैं एस्टेट्स। जैसे कि हमने टी एस्टेट्स पढ़ा है, जो टी के चाय के बागान देखे होंगे आप लोगों ने, आसाम वगैरह में बताते हैं, वहाँ पर ये सिंगल क्रॉप को ये ग्रो करते हैं और बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, उसे एस्टेट कहा जाता है। एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स होती है, ह्यूज कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया जाता है और लॉट ऑफ मैनुअल लेबर भी होते हैं। देखा आप लोगों ने, लेबर बताते हैं वो पीछे उनके बैक में टोकरी बंधी रहती है, उसमें वो लोग पत्ती तोड़ तोड़ कर डालते हैं। बहुत सारे मूवीज़ में या आप लोगों ने देखा हो, सच बहुत बार बताते हैं। द क्रॉप इज प्रोसेस्ड बिफोर बिंग सेंड टू द मार्केट फॉर सेल आइदर ऑन फार्म और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। जो क्रॉप प्रोसेस की जाती है उसे फिर मार्केट में सेल किया जाता है या तो डायरेक्टली फार्म से या फिर नियर बाय फैक्ट्रीज से। एस्टेट्स वेल कनेक्टेड होते हैं रेलवेज और पोर्ट्स से भी। मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी है? टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, कैश्यू, बनानास, शुगरकेन, कोकोनट एंड ऑयल पाम, ये मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स है। टी प्लांटेशंस जो है इंडिया का श्रीलंका में, कॉफ़ी प्लांटेशन है ब्राज़ील में, इंडिया एंड श्रीलंका, कोकोआ प्लांटेशन इन घाना, रबर प्लांटेशन इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया एंड बनाना प्लांटेशन इन सेंट्रल अमेरिका। ये कुछ एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के। फिगर 10 में शो किया हुआ है रबर प्लांटेशन और बैम्बू प्लांटेशन। फिर एक होती है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड एनिमल रेयरिंग आर प्रैक्टिस ऑन द सेम फार्म। इसमें फूड कल्टीवेशन और फॉडर क्रॉप्स और एनिमल रेयरिंग सब साथ में किया जाता है एक ही फार्म पे, इसलिए इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन है डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे कि ईस्टर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, वेस्टर्न यूरोप है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इन सब पार्ट्स में इस टाइप की फार्मिंग की जाती है। इंटेंसिव फार्मिंग इज डन ऑन मॉडरेट साइज फार्म्स। ये जो मॉडरेट साइज होती है फार्म की, वहाँ पर इन्हें प्रैक्टिस किया जाता है। हाई यील्ड ऑफ क्रॉप इज एंश्योर्ड बाय यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न मशीनरी। क्रॉप रोटेशन को प्रैक्टिस किया जाता है ताकि वो सॉइल फर्टिलिटी को रिटेन कर सकें। जो लेग्यूम्स होते हैं जैसे कि पीज है, बीन्स है, रूट क्रॉप्स है, पोटैटोज एंड टर्निप्स, अल्फा ग्रोन अलॉन्ग विद सीरियल क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज एंड बार्ले। जो कैटल रेस की जाती है वो बीफ के लिए, शिप को मटन के लिए, पिग्स को पॉक के लिए। पोल्ट्री फार्मिंग भी यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। ओके, तो ये हो गई मिक्स्ड फार्मिंग।